हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल F24 क्लासेस पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के बारे में। ठीक है, और क्लास 10th हिंदी के बारे में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो क्लास 10th हिंदी में हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका मित्रता। और आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 मित्रता के जितने भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट कथांश हैं, उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट कथांशों को आज की इस क्लास में सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि जो बोर्ड जो होता है वो हर साल मित्रता चैप्टर से ही, ठीक है, आप लोग देख लेना किसी भी सेट में किसी भी मॉडल पेपर को उठाकर देख लेना, आप लोगों को मित्रता चैप्टर से एक ना एक कथांश जरूर मिलेगा। ठीक है, जरूर मिलेगा। आप लोग कोई भी आप लोग पेपर उठाकर देख लीजिए, जितनी, या फिर आप लोग 2015 का पेपर देख लीजिए, 2016 का पेपर देख लीजिए, 2017 का मॉडल पेपर देख लीजिए, 2018 तक 19-20, मतलब कि भाई साहब जितना भी आप लोग मॉडल पेपर देख लीजिए, आप लोगों को मित्रता चैप्टर का एक गद्यांश जरूर रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आज की इस क्लास में हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे मित्रता चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट गद्यांशों के बारे में और बात करेंगे। ठीक है, तो मित्रता चैप्टर के आप लोगों को ज्यादा गद्यांश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, मित्रता चैप्टर के यहाँ पर सिर्फ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है जहां से बोर्ड हर साल एक गद्यांश जरूर पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को मित्रता चैप्टर के वो कौन कौन से ऐसे 4 इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आप लोगों को तैयार कर लेने, तो चलिए हम उन 4 इंपॉर्टेंट गद्यांशों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में आप लोगों को सॉल्व भी कराएंगे वो ऐसे 4 कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कुसंग का जो ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है। यह केवल बुद्धि का ही क्षय नहीं करता है बल्कि सबका क्षय करता है ना। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उठाती ही जाएगी, इसको जरूर तैयार कर लेना। अगर आप लोग तैयार नहीं कर पाते तो आज की इस क्लास में इसको हम सॉल्व भी कराएंगे और आप लोगों को यह भी बताएंगे कि आप लोगों को संदर्भ किस तरह से लिखना है। कई बच्चे यहाँ पर संदर्भ को गलत तरीके से लिख देते हैं, फिर उनको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलते, फिर उनको 3 से 4 ही नंबर मिल पाते हैं क्योंकि वो संदर्भ को सही से नहीं लिखते हैं और व्याख्या को भी सही से नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आज की इस क्लास में आपके 6 नंबर कंप्लीट करवा देंगे क्योंकि ये जो गद्यांश है आपके पेपर में 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो आज की इस क्लास में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को ये भी पता हो जाएगा कि गद्यांश कैसे सॉल्व किया जाता है, व्याख्या कैसे लिखी जाती है, सब आज की इस क्लास में बताएंगे आप लोगों को। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जब एक बार मनुष्य, जो दूसरा गद्यांश को पढ़िए क्या लिखा है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है, इसके बारे में बात करेंगे। छूत से बचो, है ना, इसको भी आज के इस क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड क्या करता है कि हर साल सिर्फ इन्हीं 4 गद्यांशों में से एक गद्यांश जरूर हर साल पूछता है। ठीक है, एक गद्यांश जरूर हर साल पूछेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, पूछता है। देखिए तीसरा गद्यांश देखिए क्या करे कि मित्र का कर्तव्य धोखा ना होगा। ठीक है, धोखा ना होगा, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, लेकिन अब देखिए चौथा देख लेते हैं कि विश्वास पात्र मित्र प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है और देखिए इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें बता दें कि ये जो 4 गद्यांश है, 4 में से जो आपका पहला जो गद्यांश है कुसंग का ज्वर, देख लीजिए भाई सब पहले ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, 13, 15, 17, 19, 22, मतलब कि हर 2 साल के अंतर पूछा गया। देखिए 13, 14, 15 2 साल का अंतर है, 15, 16, 17 फिर देखिए 2 साल का अंतर है, 17, 18, 19 फिर देखिए 2 साल का अंतर है, 19, 20, 21, 22 देखिए 3 साल का अंतर है। अब यहाँ पर 2 साल का अंतर होगा, यहाँ पर सीधे 24 में पूछा जाएगा। ये वाला जो प्रश्न है सीधे 2024 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुसंग का ज्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाना और आज की इस क्लास में हम आप लोगों को तैयार भी कराएंगे, साथ ही साथ में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो कुसंग का जो ज्वर होता है, सबसे पहले जब आपके पेपर में जब दिया जाएगा और जब आपके पेपर में जब आपके सामने जब ये कुसंग का ज्वर जब रखा जाएगा और जैसे ही आप लोगों के सामने जब कुसंग का ज्वर जो है ये आपके सामने जब आएगा तो आप लोगों को पहले क्या करना है कि इसको सही से पढ़ना है ना। तो देखिए 2 से 3 बार पहले इसको पढ़ लेना है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी हुई तो सारा देने वाली बहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश पर आधारित आप लोगों से पेपर में कुल मिलाकर टोटल 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस गद्यांश पर आधारित आप लोगों से 3 प्रश्न बोर्ड पूछेगा। तो वो कौन कौन से ऐसे 3 इंपॉर्टेंट गद्यांश के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो गद्यांश के इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न ये हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाएगा कि
प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखो। फिर आपसे कहा जाएगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। फिर आपसे कहा जाएगा कि युवा पुरुष की संगति के बारे में बताना है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो इसको ये 3 प्रश्न जब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो पहला प्रश्न जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। फिर यहाँ पर देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या जब आप करेंगे तब आपका ये पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर जब आप यहाँ पर ये प्रश्न सॉल्व करेंगे कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो ये भी प्रश्न पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुल टोटल मिलाकर ये जो प्रश्न है आपके पेपर में 6 नंबर का आएगा। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। तो सबसे अब देखिए पहला, अब हम इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इसको कैसे देखिए सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखो। तो चलिए इसके देखिए अब इस पर एक हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं, बिल्कुल आज की इस क्लास में समझ लीजिए संदर्भ किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े आप लोगों को। देखिए संदर्भ ऐसे लिखेंगे, है ना। तो संदर्भ ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे संदर्भ को, जिस तरह से मैंने यहाँ पर संदर्भ को लिखा है। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो अब ये देखिए प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है संदर्भ, ठीक है। जब ये क्वेश्चन का जोड़ सबसे भयानक होता है, ये जब आप लोगों के पेपर में गद्यांश पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना है, ठीक है। व्याख्या नहीं करनी है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना है। कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो सबसे पहले व्याख्या को लिखने लगते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को सीरियल बाय सीरियल लिखना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर सेकंड प्रश्न देखना है ना। देखिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड प्रश्न फिर आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। ये प्रश्न नंबर आपका सेकंड रहेगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। तो चलिए रेखांकित अंशों की हम व्याख्या भी करते हैं, है ना। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या आप लोगों ने पहले ये बताइए कि आप लोगों ने पूरा का पूरा गद्यांश सही से पढ़ लिया है। अगर पढ़ लिया तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो गद्यांश को पूरा पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो इसकी व्याख्या लिखेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो क्या कहते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। तो यहाँ पर जो बुरी संगति जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि वो जो है वो घातक बुखार के समान होती है ना। जो यहाँ पर जो बुरी संगति है, बुखार का संबंध यहाँ पर जो बुरी संगति से के समान बताया जा रहा है, ठीक है। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक बुखार से ग्रसित हो तो वह बुखार उसके स्वास्थ्य और शरीर को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी उसके प्राण भी ले लेता है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया होगा ना। चलिए फिर से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आप लोगों को बुखार आ जाता है तो बुखार क्या करता है कि आप लोगों का स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य आप लोगों का बेकार कर देता है, ठीक है। आप लोगों का स्वास्थ्य जो होता है शरीर को नष्ट कर देता है, कभी कभी बुखार जो होता है आपके प्राण भी ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बुखार का ही संबंध है। लेकिन उसी प्रकार यदि हम बुरी संगति के बारे में बात करें, ठीक है, अगर आप लोग अगर बुरी संगति में रहते हैं तो उसका भी समझ लीजिए। अगर आप लोग देखिए उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, साथ ही साथ में हमारे सदाचार और मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है ना। जो ये जो बुरी संगति है ये क्या करती है कि हमारी नैतिकता और सदाचार और मन, जो हमारा जो बुद्धि है उसको नष्ट कर देता है। तो ये फाइनली जो ये आपका गद्यांश है कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। कंप्लीट रूप से अभी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, क्योंकि अभी इसका एक प्रश्न अभी और शेष रह गया है। उस प्रश्न को जब हम सॉल्व कराएंगे तब ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो लास्ट प्रश्न कह रहा है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो इसको सॉल्व कराते हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, इसको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। इसका उत्तर देखिए इस तरह से लिखेंगे। देखिए इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, युवा पुरुष की संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। मान लीजिए अगर आपकी बुरी संगति है और यदि अगर कोई पुरुष अगर संगति में अगर पड़ जाता है तो वो क्या करता है कि अगर कोई पुरुष अगर बुरी संगति में पड़ जाता है तो क्या करता है कि वो उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अगर उसका जो संगति अगर अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, है ना। बात यही है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो मेरा जो सेकंड जो गद्यांश है ना।
तो अब हम आप लोगों को यहाँ पर दूसरा गद्यांश जो मेरा देखिए क्या कर रहा है उसको सॉल्व कराते हैं। दूसरा गद्यांश मेरा देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है तो छूत से बचो। अब हम इसको सॉल्व कराएंगे। जो दूसरा जो गद्यांश है इसको देखिए अब हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब आपके सामने यही वाला गद्यांश आएगा तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इसको 2 से 3 बार आप लोगों को पढ़ना है। 2 से 3 बार पढ़ना है और समझना है, क्योंकि सिर्फ इसी गद्यांश में से आप लोगों को क्या करना है कि यहीं से ढूंढ कर, है ना, इसी से आप लोगों को निकाल कर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को यहीं से आप लोगों को व्याख्या करनी पड़ेगी, है ना। और एक प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए इस तरह से प्रश्न यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, और इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे जो इस तरह हैं कि गद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है ना कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखो, रेखांकित अंशों की व्याख्या करो और बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। पहले तो हम 2 से 3 बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट गद्यांश आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए बात करते हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यही नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है ना। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर वो कीचड़ में अगर अपना पैर डाल देता है तो फिर वही यही नहीं देखता कि वो अपना पैर कहाँ डाल रहा है, पैर कहाँ रख रहा है, कैसी जगह रख रहा है ना। फिर देखिए बात करते हैं कि धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, है ना। जब आप कीचड़ में जब आप पैर रखना मतलब स्टार्ट कर देंगे तो क्या वहां पर क्या होगा कि आपकी जो घृणा है वो धीरे धीरे आपकी घृणा कम हो जाएगी, है ना, घटती जाएगी। अब देखिए बात करते हैं कि पीछे तुम्हें उनसे चढ़ना मालूम होगी क्योंकि तुम यही सोचने लगोगे कि चढ़ने की बात ही क्या है ना। क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, है ना। जो तुम्हारा विवेक है वो कैसा हो जाएगा, जो तुम्हारा विवेक है वो कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, है ना। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। यहीं पर भी देखिए बुरी संगति के बारे में कहा गया है। सबसे पहले इस गद्यांश पर आधारित बोर्ड हमसे यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा। देखिए वो कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश है 3 जो बोर्ड हमसे पूछेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए वो इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो बोर्ड हमसे पूछेगा। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखो, जो पेपर में हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करो, जो पेपर में हमसे कितने नंबर का पूछा जाएगा, जो पेपर में हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है, जो पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा। कि बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न को हम सॉल्व कराएंगे, इस गद्यांश को सॉल्व कराएंगे। तो पहला आ नंबर देखिए मेरा क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व देखेंगे। इसको देखेंगे क्या कर रहा है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखो। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि जो आपका मित्रता चैप्टर है उसमें जो ये जो संदर्भ है, ठीक है, हर गद्यांश जितने भी मित्रता चैप्टर के सारे गद्यांशों में से सिर्फ जो संदर्भ जो होगा वो सिर्फ एक ही संदर्भ होगा, ठीक है। सिर्फ इसी संदर्भ को प्रयोग करेंगे। जितनी भी जो मित्रता चैप्टर है, मित्रता चैप्टर के सारे गद्यांशों में से सिर्फ एक ही संदर्भ को लिखना पड़ेगा। वो यही वाला संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। तो हर जितने भी सारे के सारे इम्पोर्टेंट गद्यांश रहेंगे मित्रता चैप्टर के, तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट गद्यांशों जो मित्रता चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट गद्यांशों में से क्या करेंगे कि सिर्फ संदर्भ में इसी संदर्भ का प्रयोग करेंगे, है ना। तो फाइनली पूर्ण रूप से आपका जो प्रश्न नंबर जो ये सेकंड है, जो नंबर आ नंबर जो है प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखो, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम इसकी जो व्याख्या को हल कराते हैं। तो व्याख्या को देखिए कैसे हल करेंगे, व्याख्या आपके सामने लाते हैं। इसकी जो व्याख्या देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसकी व्याख्या को अब हम सॉल्व करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बुरी संगति को कीचड़ के समान कहा है, ठीक है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो बुरी संगति को किसके समान कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बुरी संगति को कीचड़ के समान बताया है। और आगे बात कर लेते हैं। और बताया है कि इस कीचड़ से सदा बचकर रहना चाहिए,
अन्यथा यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा, है ना। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि हमें हमेशा इस कीचड़ से बचकर रहना चाहिए, वरना यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा। फिर और आगे बात करते हैं कि यदि कोई मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया और कलंकित हो गया तो वह फिर बार बार कलंकित होने से नहीं डरता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति या फिर अगर कोई मनुष्य है, वो एक बार अगर बुरी संगत में फंस गया है ना, तो फिर वो क्या सोचता है, फिर वो बार बार कलंकित होने से नहीं डरता है और धीरे धीरे बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है। अब देखिए, जब बुराई आदत बन जाती है तब वह उससे घृणा भी नहीं करता और न बुरा कहने से चिढ़ता है। मान लीजिए अगर कोई बुरा व्यक्ति है, अगर आप लोग क्या करें कि अगर आप लोग उससे कुछ कह दें तो मान लीजिए वो उससे घृणा नहीं करता है ना। अगर किसी भी बुरे व्यक्ति से अगर आप अच्छी बात कह दें तो वो क्या करता है कि जब वो बुराई आदत बन जाती है तब वह उससे घृणा नहीं करता, मतलब वो अच्छी बातों से घृणा नहीं करता है। और देखिए, और ना बुरा कहने से, अगर हम उससे अगर कोई बुरी बात कह दें तो वो बुरा कहने से भी नहीं चिढ़ता है ना, बुरा कहने से नहीं चिढ़ता है। तो अब हम बात करें कि जो इसका अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यही है कि बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी देखिए, बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको देखिए कि बुरी बातों का व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ना। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि बुरी बातों का अभ्यास तो हो जाने पर उनके प्रति उसकी घृणा कम हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति बुराई को ही पूर्ण रूपेण अपना लेता है। तो फाइनली पूर्ण रूप से जो आपका दूसरा जो गद्यांश है ये भी आपका पूरा कंप्लीट हुआ। और अब हम बात करेंगे जो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट गद्यांश है उसको सॉल्व कराएंगे। जो आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो कौन सा है सर? तीसरा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट गद्यांश का देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि मित्र का कर्तव्य धोखा ना होगा। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे कि मित्र का कर्तव्य और धोखा ना होगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों के सामने लाते हैं एक ऐसा ये वाला आपको लोगों के सामने गद्यांश लाते हैं। देखिए गद्यांश आप लोगों के सामने रखते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इस गद्यांश को पढ़ लेना, सही से पढ़ना है ना। तो सही से पढ़ लेना इस गद्यांश को कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, काम मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, है ना। इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें क्या हो कि जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, है ना। तो इस तरह से पढ़ना है। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो अब देखिए बात करते हैं कि ये जो गद्यांश है ना, इस गद्यांश पर आधारित बोर्ड हमसे 3 प्रश्न पूछेगा। तो 3 ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमसे बोर्ड पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बोर्ड हमसे कहेगा कि संदर्भ लिखो, जो पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर हमसे यहाँ पर कहा जाएगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करो, जो पेपर में हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर हमसे कहा जाएगा कि मित्र किस प्रकार के होने चाहिए, ये भी पेपर में 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को हम बता दें कि इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, है ना। तो संदर्भ को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए इसका संदर्भ देखिए कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ फाइनली आप लोगों के सामने आ गया है और हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो मित्रता चैप्टर के जितने भी सारे के सारे गद्यांश रहेंगे उन सबके लिए जो संदर्भ जो है वो एक ही संदर्भ रहेगा, है ना। देखिए प्रस्तुत गद्यावतरण हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसका उत्तर लिख देंगे, इस तरह से इसका संदर्भ लिख देंगे। आप देखिए और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करेंगे। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे की जाती है। देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या आप लोगों के सामने आ चुकी है।
तो रेखांकित अंशों की व्याख्या को पढ़ लेना है और कॉपी में लिख लेना है ना। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मतलब कि अगर यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है, देखिए सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे, मतलब वो अपनी मित्र की सहायता कर दे। अब और आगे बात करते हैं कि मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करेगा कि उसका साहस और उत्साह बना रहे। मान लीजिए अगर कोई मित्र, स्टूडेंट्स अगर मेरी बात को सुनिए कि मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई मित्र अगर विपदग्रस्त है तो उसकी इस प्रकार सहायता करेंगी, उसकी इस प्रकार सहायता करें कि उसका साहस और उत्साह बना रहे। अब देखिए बात करते हैं कि मित्र मतलब वह देखिए वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश ना हो। जो आपका मित्र है वो अपने को अकेला समझकर निराश नहीं होना चाहिए, वरन उसका मनोबल जो है उसका मनोबल भी बना रहे, है ना, उसका जो मनोबल है वो बना रहे। और आगे बात करते हैं कि इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा, है ना। आप मान लीजिए अब किसी भी मित्र की अगर आप लोग सहायता कर देते हैं तो वो उसके अंदर एक ऐसा आत्मबल आ जाता है, उसके अंदर जो शक्ति है वो दोगुनी हो जाती है, वो अपने से मतलब कि वो बहुत से बड़े बड़े कार्य वो कर देता है ना। मान लीजिए अगर कोई मित्र अगर निराश में है, अगर आप लोग जाकर के उसके अगर आप लोग थोड़ी भी सहायता अगर कर देते हैं तो उस मित्र के अंदर एक ऐसी मतलब दोगुनी ऊर्जा हो जाती है ना, तो उस मित्र के अंदर दोगुनी ऊर्जा हो जाती है तो वो अपने से कई गुना वो काम भी कर सकता है। तो फाइनली अब हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं इसका जो तीसरा प्रश्न है कि मित्र किस प्रकार के होने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है ना, कि मित्र जो हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो इसको भी सॉल्व कराएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कराते हैं। तो मित्र फाइनली किस तरह के होने चाहिए, तो हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए जो समाज में आदरणीय हो। देखिए हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए जो समाज में आदरणीय हो, साथ ही साथ में मृदुभाषी हों, और वो कैसे होने चाहिए, वो परिश्रमी भी होने चाहिए और सत्यवादी भी हों। तो इस तरह के मित्र होने चाहिए जो कैसे हों, जो हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए जो समाज में आदरणीय हो, मृदुभाषी हो और परिश्रमी हो और सत्यवादी होने चाहिए मित्र, है ना। तो फाइनली अब हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे जो आपका तीसरा गद्यांश है ना। तो तीसरा गद्यांश कौन सा है, इंपॉर्टेंट जो चौथा गद्यांश है। आज की इस क्लास का लास्ट गद्यांश को देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट गद्यांश को देख लेते हैं कि विश्वास पात्र मित्र प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 13, 16, 18, 20, 22, ठीक है, सिर्फ 2 साल का अंतर है, मतलब 2024 में जरूर आएगा। अब देखिए बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं, इसको सॉल्व कराते हैं, है ना। तो इसको पहले पढ़िए 2 से 3 बार, है ना, इसको पहले 2 से 3 बार पढ़ लेना सही से। देखिए विश्वास पात्र मित्र जीवन के एक औसत है। जो विश्वास पात्र मित्र जो होते हैं वो जीवन के एक औसत होते हैं। हमें अपने मित्रों से यही आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, साथ ही साथ में देखिए दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, मतलब कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। साथ ही साथ में सारांश का देखिए मतलब क्या है। पहले तो हम सारांश का मतलब समझ लेते हैं कि सारांश का कहने का मतलब क्या है। देखिए सारांश का कहने का मतलब यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध किसी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, मतलब अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, मतलब कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं और इस पर आधारित बोर्ड हमसे 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा। तो 3 ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो ये इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखना है, जो प्रश्न जो पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। फिर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, जो पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर कहा जाएगा कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, ये भी पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखना है। तो फाइनली इसका जो आंसर है, इसका आंसर अब हम लिखाने जा रहे हैं।
तो देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे कि इस तरह से इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इसको इस तरह से पढ़ना है। अब और आगे बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर जो सेकंड है, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि देखिए 12 नंबर को पढ़िए, क्या कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करते हैं। नोट करिए, कॉपी में नोट करिए, इसको काफी इंपॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। मान लीजिए कोई अगर अच्छी औषध है, आप लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो क्या करता है अच्छी औषध कि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों, मतलब आपके शरीर में अगर कोई भी रोग है तो आपके रोगों से, अनेक प्रकार के रोगों से आपको बचा देता है और आपको स्वस्थ भी रखता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई विश्वसनीय मित्र है तो वो क्या करता है, विश्वसनीय मित्र क्या करता है कि वो अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। मतलब कोई अगर विश्वसनीय मित्र है वो क्या करता है कि हमें बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा। हमें यही विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वो हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, ठीक है। तो इसको सही से समझिए। और इस पर जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तीसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सच्चा मित्र हम किसे कह सकते हैं। तो एक सच्चा मित्र हम किसे कह सकते हैं, चलिए इसको भी सॉल्व कराते हैं। देखिए हम ऐसे मित्रों को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग इन चारों के चारों इंपॉर्टेंट गद्यांशों को पढ़ लेना और एक ना एक गद्यांश आप लोगों के पेपर में जरूर फंस जाएगा, मेरा ये वादा है। तो चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।